लास्ट पीरियड में हमने लेसन नंबर 2 लक्ष्मी कंप्लीट किया था और उसका आई थिंक मैंने आधा स्वाध्याय हो गया था, तो आधा देख लेते आगे। चलिए मैं टेक्स्ट बुक शेयर करती हूँ, उस हिसाब से हम करेंगे। लास्ट पीरियड में हमारा लेसन खत्म हो गया था ना बेटा? यस मैम। और मैंने आई थिंक आपको पेज नंबर 4, हाँ, उसमें की कृतियां करने बोली थी आप। हाँ राइट, हाँ ये था। हाँ हाँ, ये हो गया, वो पूरा हो गया। करवाया था राइट? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है मैम। अच्छा, अभी आ रहा है बेटा? हाँ हाँ, अभी आ रहा है। ओके ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। शब्द संसार बताया था, देन उसके बाद हम यहाँ पर आए थे, बराबर? हाँ, वहां से स्टार्ट करना है। हाँ अभी Start वहां करें। से। ओके बेटा, तो चलिए देखते हैं वहां से। पहले है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, जिसमें हमें संजाल पूर्ण करना है। ओके, संजाल में क्या दिया गया है? मार के कारण, यानी लक्ष्मी के पीठ पर रहमान ने 4 डंडे बरसाए थे, बराबर? तो मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन, किस तरह से वो उसके सिर परिवर्तन आया, तो वो 4 बातें आपको लिखनी है। ओके, क्या परिवर्तन आया बेटा बताइए? रहमान ने जब लक्ष्मी के पीठ पर 4 डंडे बरसाए तो मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? क्या करने लगी वो? छलना मारने लगी। हाँ बोलिए। घबराती। हाँ, घबरा गई भाई। भयभीत और घबराई थी। हाँ भयभीत हो गई। हाँ, ये देखो हम देखते हैं। हाँ ये देखो, है ना? उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी के पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए, है ना? तो देखो वो बड़ी भयभीत और घबराई थी, बराबर? एक कारण हुआ, बराबर है ना? दूसरा फिर, हाँ दूसरा जो भी उसके पास जाता दुखी हो गई। जाता मारने मारने की कोशिश करती। दूसरा, तीसरा उछलती कूदती। कूदती। और चौथा गले की रस्सी तोड़कर गले की रस्सी तोड़कर तोड़कर खूंटे से खूंटे से आजाद होने भागने का की प्रयास कोशिश करती। करती। हाँ, ये 4 बातें आपको लिखनी है ना? मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन, तो ये 4 बातें आपको लिखनी है। वह भयभीत और घबराई थी, उसके पास जो भी जाता उसे सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती। तीसरा उछलती कूदती, और चौथा गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। ये 4 बातें आपको लिखनी है, समझा बेटा? यस मिस। ओके, देन नेक्स्ट क्या है देखिए। दूसरा है हमारा उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखने हैं। यहाँ जो सेंटेंस दिए हैं, ये देखो, हाँ यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। उन सेंटेंस को घटना के अनुक्रम यानी घटना के क्रम वाइज लगाना है ना, सीक्वेंस है। उसके गले में रस्सी थी, रहमान बड़ा मूर्ख है,
वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। उसने उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा है। अभी आप उसको क्रम वाइज लगाना है, समझा? यस। पहला कौन सा आएगा बताइए? उसने मी- तुम्हें बड़ी मिस बेदर्दी से पीटा। उसने तुम्हें बड़ी बेरहमी से मारा। पीटा। 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 हाँ हाँ, हाँ। ओके देन। रहमान बड़ा मूर्ख है। हाँ, फिर उसके गले में रस्सी थी। हाँ, है ना? हाँ, चार ही है। फिर वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। हाँ, बराबर है ना? हो गया ना? हाँ हाँ हाँ। यस यस। उसके गले में रस्सी थी। रहमान बड़ा मूर्ख है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, सबसे पहला आएगा उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा। किसे? लक्ष्मी को। लक्ष्मी। हाँ, फिर उसके गले में रस्सी। हाँ ये रहमान बड़ा मूर्ख है। रहमान बड़ा मूर्ख है। हाँ, उसके गले में रस्सी थी, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। बराबर हाँ। यस। है ना? तो लास्ट वन फर्स्ट है, उसके बाद सेकेंड वन सेकेंड है, देन फर्स्ट वन थर्ड है, देन लास्ट थर्ड वन फोर्थ मूर्ख है। ओके, समझे अभी? हाँ, अभी हाँ, अभी यहाँ देखिए, गलत वाक्य सही करके लिखना है। ओके, गलत जो वाक्य है उसे हमें सही करके लिखना है। तो क्या गलत वाक्य है? सॉरी, सेकंड के बाद थर्ड इधर आया है ना, ये आया इधर थर्ड। ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। ज्ञान सिंह जो करामत अली का दोस्त था और पड़ोसी भी था, और दोनों एक ही कारखाने में काम करते थे, राइट? हाँ। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। यस। हाँ उन्होंने 1-2 साल पहले ही जर्सी गाय खरीदी थी। हाँ। फिर उनके घर के दरवाजे पे हमेशा गाय बैल रहती थी। बराबर। हाँ, फिर गाय को चारा देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता। गाय को चारा देने के लिए। हाँ, या फिर अधेड़ उम्र की, है ना, अवकाश के बाद अधेड़ उम्र की गाय मित्र को दी, है ना? ये भी है ना उसका। एक मिनट, हाँ, और कुछ है तो भी मैं देखती हूँ। गाय को बेच नहीं सकता था। हाँ, और अपने साथ ले भी जा नहीं सकता था, है ना? संभव नहीं था। हम्म। एक मिनट, क्या बेटा? ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था, है ना? अक्सर उसके दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी, है ना? उसने अधेड़ उम्र की जर्सी गाय खरीदी थी जिसका नाम लक्ष्मी रखा था, है ना? और एक ये भी लिख सकते हो, नौकरी से अवकाश यानी रिटायरमेंट होने के बाद लक्ष्मी को बेच भी नहीं सकता था, बल्कि उसने अपने मित्र को सौंप दिया। ऐसा भी आप लिख सकते हो। नौकरी से अवकाश मिलने के बाद वह लक्ष्मी को अपने साथ ले भी नहीं जा सकता था, बेच भी नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने मित्र को उसे सौंप दिया। ये भी आप लिख सकते हो। समझा बेटा? हेलो। यस मिस। यस। यस मिस। चलिए, अभी यहाँ देखिए, फोर्थ वन सही करके लिखा था। सालों से एक साल से। एक साल, हाँ। तो आप, हाँ, तो आपको लिखना है करामत अली पिछले 1 साल या वर्ष जो भी है वह
1 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा है ना। देन सेकंड वन है, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगान लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। इत्मीनान हुआ, हुआ क्या? नहीं। नहीं हुआ मिस। हाँ हाँ, तो आपको नहीं हुआ। शब्द उसमें डालना है। तो आपको लिखना है करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगान लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, ऐसे लिखना है। ओके, चलिए आगे। फिफ्थ वन क्या है? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए। ओके, करामत अली की गाय का वर्णन। ओके, करामत अली की गाय, उसका नाम क्या था? लक्ष्मी। लक्ष्मी। हाँ, उम्र क्या थी? अधेड़। पेड़। अधेड़ उम्र। नस्ल क्या थी, यानी उसकी जाति? जर्सी। मवेशी नहीं बेटा, नस्ल यानी जाति क्या थी उसकी? जर्सी। जर। और उसकी स्थिति क्या थी? दयनीय। 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 दैन्य। दैन्य, दैन्य से ज्यादा आप बुढ़ापा लिखोगे तो भी, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी और दूध नहीं दे रही थी, है ना। यस। एक मिनट। हाँ। चलिए आगे देखते हैं। देखो, नाम था उसका लक्ष्मी, बराबर। उसकी उम्र कैसी थी? अधेड़ उम्र की। अधेड़ यानी आधी उम्र की। नस्ल क्या थी उसकी? जर्सी गाय थी, बराबर। और स्थिति क्या थी? वह बूढ़ी हो गई थी। क्या थी? बूढ़ी हो गई थी, यानी बुढ़ापा लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, चले अभी यहाँ कारण लिखिए में। कारण लिखिए में देखिए क्या कारण दिए हैं। करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। क्यों करने लगा? तो आपको लिखना है क्योंकि सवेरे से रमजानी ने लक्ष्मी को खाने के लिए कुछ भी दिया नहीं था, नहीं दिया था, इसलिए वो सानी तैयार करने लगा ना। क्योंकि सुबह से या सवेरे से रमजानी ने लक्ष्मी को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। लिख रहे हो पेंसिल से? हाँ, लिखो लिखो। करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा क्योंकि सुबह या सवेरे से रमजानी ने, हाँ, लक्ष्मी को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। ओके, आगे देखिए दूसरा। रमजानी ने करामत अली को रोगान दिया। सॉरी, हाँ, रमजानी, हाँ, क्यों? क्योंकि रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे हाँ, बरसाए थे। बड़े बेदर्दी से मारा था। हाँ, बराबर बराबर। क्योंकि रहमान ने या फिर करामत अली के बेटे ने बेरहमी के से लक्ष्मी के पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। बरसा दिए थे। या फिर ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, बेरहमी से पीटा था जिस कारण लक्ष्मी के पीठ पर घाव हो गए थे। छाले, घाव, जख्म या फिर चोट लगी थी, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। क्योंकि रहमान ने लक्ष्मी को बेरहमी से पीटा था जिस कारण उसके पीठ पर घाव हो गए थे।
वापस बोलू बेटा के लिखा? लिखा में ओके ओके, चलिए देन नेक्स्ट देखिए। रहमान ने लक्ष्मी को इलाके के बाहर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो उससे तंग आ गया तो वो दूध भी नहीं देती थी। वह आधेड़ उम्र हाँ। की थी, इसलिए वो आधेड़ दूध नहीं उम्र की देती थी। नहीं नहीं, ताकि लक्ष्मी स्वयं अपना खाने का प्रबंध कर सके, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा कि हम उसे खुला छोड़ देंगे ताकि वो झाड़ी जंगल में जाके जहाँ हरी घास वगैरह रहेगी तो वो खाकर खुद का पेट भर लेगी। इस वजह से उसे इलाके के बाहर छोड़ दिया। बराबर? हाँ। हाँ, तो लिखिए ताकि लक्ष्मी स्वयं अपना खाने का प्रबंध कर सके या स्वयं अपना पेट भर सके। लिख लियो टीचर। आगे देखिए, लास्ट वन क्या है? करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया। क्योंकि वो उसका ख्याल नहीं रख सकता था। क्योंकि रमजानी और रहमान के प्रतिदिन स्वभाव से वो परेशान हो चुका था। क्योंकि उसे यकीन था कि ये लोग उसे रहने नहीं देंगे। बेच देंगे, हाँ एक मिनट। उसे डर था। क्योंकि हाँ, करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया क्योंकि गौशाला में पालतू जानवरों को उचित देखभाल दिए। क्योंकि करामत अली को पता था कि रमजानी और रहमान लक्ष्मी को घर में रहने नहीं देंगे और गौशाला में उसकी उचित देखभाल होगी, इस वजह से वहां उसे भर्ती कर दिया। ओके, हाँ करती हूँ। हाँ एक मिनट। क्योंकि करामत अली जानता था कि रमजानी और रहमान लक्ष्मी को घर में रहने नहीं देंगे, बेच देंगे। बराबर? और गौशाला में उसका उचित देखभाल होगी, उसकी उचित देखभाल होगी, इसलिए उसने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती करवा दिया। चलिए, हो गया इतना? यस। हाँ, आगे देखिए। अभी देखो यहाँ कुछ दिया है, जैसे हिंदी मराठी में समचरित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए। समचरित यानी सेम मीनिंग वाले। ओके, सेम मीनिंग वाले शब्दों के अर्थ हमें लिखने हैं। देखो दिया है, पहला एक आपको दिया है, देखो है ना, खत। खत यानी पत्र भी और खाद भी, है ना। हिंदी में खत को हिंदी में पत्र कहते हैं और खत को मराठी में खाद कहते हैं। उसके बाद है पीठ। तो पीठ का दो मतलब है। पीठ यानी प्राणियों के पेट व सीने के विपरीत दिशा का भाग, यानी पिछला हिस्सा। पीठ, एक पीठ का मतलब है प्राणियों के पेट व सीने के विपरीत दिशा यानी पिछला भाग। और दूसरा पीठ का मतलब है आटा, मराठी में। आटा। हाँ, मराठी में पीठ किसको बोलते हैं? आटे को। बराबर ना? अभी खाना, अभी विभाग। हाँ, खाना बोले तो हिंदी में खाना भोजन को भी बोलते हैं। बराबर? हाँ। और खाना बोले तो मराठी में खाना में स्थान।
ये कपाट का खाना है बोलते ना, कपाटातला खण आहे खाना, विभाग, हाँ विभाग, या स्थान लिखोगे तो भी चलेगा। एक खाना बोले तो भोजन हिंदी में, और दूसरा खाना बोले तो विभाग या स्थान। चारा, चारा का मतलब है हिंदी में जानवरों का भोजन, और मराठी में चारा का मतलब खिलाना, पर्याय, पर्याय। आता काय चारा नहीं बोलते ना, अभी मुझे घर जाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, Option. यानी हाँ ऑप्शन, यस, पर्याय, यस। मिस उपाय, हाँ उपाय भी बोल सकते हैं ना। हाँ हाँ, पर पर्याय ही लिखो बेटा। यानी मुझे अभी इसके सिवा और कोई उपाय नहीं सूझता है ना, कोई चारा आता मला घरी गेल्याशिवाय काही चारा नहीं है, यानी पर्याय नहीं है। देन कल का मतलब है आने वाला, बीता हुआ, और मराठी में कल का मतलब है प्रवृत्ति। इससे प्रवृत्ति का मतलब हैबिट है क्या? कल प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी एक्टिविटीज के जैसे ना। चलिए, हो गया, इतना समझ में आया? यस, ऐसे तो बहुत है रे बेटा। देखो, कभी कभी पेट का, शरीर के गर्दन का नीचे का पिछला भाग, कभी कभी देखो मराठी में पीठ, धर्म पीठ, शक्ति पीठ ऐसा भी बोलते हैं, मालूम है, भगवान की जगह को, है ना। फिर खाना, खाना यानी मेज का एक कंपार्टमेंट, मेज यानी टेबल के अंदर एक खाना होता है ना, जैसे टेबल के नीचे ड्रॉर है ना, वैसे भी बोलते हैं। चलेगा, बस इतना करोगे तो भी काफी है। चलिए, अभी भाषा बिंदु देख लेते हैं। भाषा बिंदु में देखिए यहाँ अभिव्यक्ति लिखना है। अभिव्यक्ति, क्या है अभी? हाँ, लिखोगे तो बहुत बढ़िया है। यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो इस संदर्भ में अपने विचार करिए। यानी अगर आप, जैसे करामत अली, इस कहानी में करामत अली के पास लक्ष्मी है, घर के लोगों से परेशान है, बाद में वो लक्ष्मी को अपने दोस्त की निशानी मानता है, उसे छोड़ना भी नहीं चाहता है। यानी किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में करामत अली है, अगर उसकी जगह पर तुम होते तो क्या करते, ये संदर्भ पर आपको अपने विचारों को व्यक्त करना है। है ना, एक मिनट बताती हूँ। हाँ, यदि आप करामत अली की जगह पर होते, इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। आपको अपने सोबत विचार लिखने हैं। तो यदि आप करामत अली जगह होते तो मेरी प्रतिक्रिया भी वैसी ही होती जैसी करामत अली की थी। यानी करामत अली ने अंत में लक्ष्मी को गौशाला छोड़ने का जो निर्णय लिया, डिसीजन लिया, वो सर्वोपरि सही है। यानी अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं भी वैसा ही करता। मेरी गाय को पीटने वाले पर भी मुझे गुस्सा आता। जिस तरह रहमान बेदर्दी से लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसाता है, यह बात करामत अली को अच्छा नहीं लगता। तो वही बात यहाँ कही है कि अगर मेरी गाय होती और उसको कोई मारता तो मुझे, जैसे अभी आपके घर पे कोई पेट एनिमल है, कुत्ता है, बिल्ली, कोई भी, अगर उससे कोई मारता है तो आपको अच्छा लगता है? नहीं, आपको भी, हाँ, आपको भी गुस्सा आता है। तो वैसा ही गुस्सा यहाँ करामत अली ने भी बताया है। गाय की पीठ पर लगी चोट पर मैं रोगान लगाता ताकि गाय की पीड़ा को आराम मिल सके। गाय के अनुपयुक्त होने पर, यानी गाय अभी मेरे किसी भी काम की नहीं है, फिर भी मैं उसका पालन पोषण करता, है ना, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, कि आज के युग में पशुओं की क्या स्थिति है ना। आप देखते होंगे, फिलहाल तो अभी हमारे एरिया में कहीं गाय नहीं नजर आती, पर आप देखोगे तो गाय बेचारी लूली लंगड़ी किस तरह से
न उसे भरपेट खाना है। कई बार आप देखोगे तो आपकी कचर कुंडी में गाय प्लास्टिक की थैलियां भी खाती है, देखा है कभी? हाँ मैम। हाँ। तो अपनी गरीबी के कारण मजबूर होकर मैं भी करामत अली की तरह गाय को गौशाला में ही भर्ती करता। यानी गाय का पालन पोषण करने जितनी मेरी कैपेसिटी नहीं है, जितने पैसे नहीं है, तो मैं भी जिस तरह करामत अली ने गाय को गौशाला में भर्ती करवाया, मैं भी वैसा ही करता। क्योंकि गौशाला में ही एक ऐसी जगह है जहाँ गायों की सेवा की जाती है, उन्हें खान पान पूरी तरह से दिया जाता है, यानी उनका उचित देखभाल वहां उनकी होती है। इसलिए मैं अपनी गाय को किसी कसाई के हाथ न बेचते, उसे खुले में न छोड़कर उसे गौशाला में भर्ती करता, ताकि उसकी वहां अच्छे से देखभाल हो सकती। इस तरह से आपको स्वमत लिखना है, समझे अभी? ओके मैम। ओके ओके। चलिए अभी हम भाषा बिंदु देखते हैं। ओके, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य पूर्ण लिखना है। वाक्य दिए हैं, हर एक वाक्य में आपको जगह पर, उस वाक्य में किस जगह पर विराम चिन्ह लगाना है वह देखना है। ओके, चलिए पहला वाक्य देखिए। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। यस, आपको ओह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है, पेंसिल से निशान लगा लीजिए। ओके, उसके बाद देखिए अवतरण चिन्ह। हाँ, आगे लगाना है ना, आगे अवतरण चिन्ह लगाकर लास्ट में है के बाद पूर्ण विराम लगाकर अवतरण चिन्ह, हाँ पूर्ण विराम लगाकर अवतरण चिन्ह लगाना है, डबल इनवर्टेड कॉमा, और बीच में वहां विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है। ओके, देन सेकेंड वन, मैं कराहते हुए पूछ में कहा हूं। मैंने कराहते हुए पूछा, कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, मैं कहा हूं, क्वेश्चन मार्क। यस, मैं कहा हूं, क्वेश्चन मार्क। देन आगे देखो, मछली भाभी मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंककर चली गई। पूर्ण विराम। यस, पूर्ण विराम। हाँ वैसे का वैसा सेंटेंस लिखकर अंत में पूर्ण विराम। ओके, देन आगे देखो, बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उनकी ननंद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। ओके, तो आपको क्या करना है, संवाद भेजा है उसके बाद कॉमा। कॉमा आएगा। हाँ संवाद भेजा है उसके बाद, हाँ कॉमा, अल्प विराम। ओके, अल्पविराम। हाँ, देन और फिर ननंद, पूर्ण विराम। हाँ, और हाँ, और उसके बाद भी ननंद रूठी हुई है, वहां भी कॉमा आएगा। ननंद रूठी हुई है, वहां भी कॉमा आएगा। देन मोती की शीतल पार्टी के लिए, देन पूर्ण विराम। ओके, चलिए आगे बढ़ो। आगे क्या है बेटा, केवल टीका, नथुनी और बिछिया रख ली थी। टीका के बाद कॉमा आएगा। हाँ, नथुनी और बिछिया रख ली थी के बाद पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। यस, आगे, ठहरो मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। ठहरो के बाद विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हाँ, मैं माँ से जाकर कहती हूँ, कॉमा, इतनी बड़ी बात, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। फिर ये पूरा दोहरा अवतरण चिन्ह में आएगा ना, पूरा सेंटेंस? हाँ आएगा ना, स्टार्टिंग में दोहरा, हाँ दोहरा अवतरण चिन्ह आएगा। एक मिनट, ये ना अगले लेसन से, ये एक मिनट, हाँ ये अगले लेसन में दिया है, एक मिनट बताती हूँ मैं। नहीं, ये लेसन नंबर 10 का है, ठेस 1 मिनट। हाँ,
एक मिनट है बेटा। एक मिनट, ठहरो मैं माँ से जाकर कहती हूँ। मैम ये सेंटेंस है तो दोहरा अवतरण में आएगा ना? कौन सा? वो 6th वाला, ठहरो मैं माँ से जाके कहती हूँ। हाँ वही देख रही हूँ, उस वो है ना लेसन नंबर 10 में है वो सेंटेंस। एक मिनट। अभी मुझे मिल नहीं रहा है। पेज नंबर 43 पर है। पेज नंबर 43 ना, मिला आपको? यस मिस, लास्ट थर्ड पैराग्राफ। लास्ट। हाँ हाँ देखो, हाँ दिया है, देखो उसमें डबल अवतरण चिन्ह दिया है। ठहरो, फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह है, मैं माँ से जाकर कहती हूँ, फिर पूर्ण विराम है, इतनी बड़ी बात, देन वापस विस्मयादि बोधक चिन्ह है और अवतरण चिन्ह। दिखा बेटा सेंटेंस? पेज आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 33 देखिए। 43 में। सॉरी 43, सॉरी 43, उसका नीचे से थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन दिखा बच्चों? यस। हाँ ठहरो, देन विस्मयादि बोधक चिन्ह, मैं माँ से जाकर कहती हूँ, पूर्ण विराम, इतनी दोहरा बड़ी बात। अवतरण चिन्ह। यस यस, मिला ना सबको? यस। ओके चलिए, हाँ आगे देखिए। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। टांग का टूटना, टांग का टूटना, सिंगल कॉमा, सिंगल कॉमा, टांग का टूटना। देखो ये अगर देखना है तो आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 10 लेसन नंबर 3 वारे हमदर्द का है। पेज नंबर 10 लेसन नंबर 3 पैराग्राफ है आपका थर्ड पैराग्राफ की 1 2 3 4 5 6 7 लाइन। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। मिला? यस। हाँ हाँ, तो हाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है टांग का टूटना, फिर यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना, पूर्ण विराम। ओके चलिए आगे देखो। जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। पर ये कॉमा डालना है बेटा। देखो आपके टेक्स्ट बुक में ये लास्ट में दिखा, लक्ष्मी का ही है। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, तो देख आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है उधर, दिखा? यस। चल से है पर हमें आधा ही सेंटेंस दिया है, फिर भी हमें जल्दी जल्दी पैर बढ़ा पूर्ण विराम डालने के बाद कॉमा देना है, समझे? स्टार्टिंग में भी देना है। हाँ स्टार्टिंग में भी दो। देन उसके बाद है लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। देखो वो भी सेंटेंस दोहरा अवतरण चिन्ह, अरे हाँ। के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, पूर्ण हाँ विराम। हाँ हाँ देखो, चल लक्ष्मी, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मिला सेंटेंस? यस मिस। हाँ स्वल्प विराम। हाँ, दोहरा अंतरण चिन्ह, लक्ष्मी चल के बाद अल्प विराम, अरे
अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। देन पूर्ण विराम और अवतरण चिन्ह वहां तक आएगा, है ना। देन देखो, देन लास्ट में है, मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। ये भी आपका अगले लेसन में का ही है। प्रश्न हाँ बताती हूँ मैं, 1 मिनट। प्रश्न चिन्ह। एक मिनट है बेटा, आपके पेज नंबर 12, लेसन नंबर 3 के पेज नंबर 12 पे लास्ट पर, एक मिनट। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, हाँ मिला आपको? फर्स्ट लाइन। हाँ यस मिस। हाँ देखो, मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, हाँ हाँ स्वल्प विराम, हाँ, और डैश भी है, देखो योजक चिन्ह भी दिया है यहाँ, है ना। मानो उसकी एक आंख पूछ रही हो, नहीं तो ऐसे भी लिखो तो भी चलो, मानो उसकी एक आंख पूछ रही हो, अल्प विराम, फिर आपको सिंगल यूनाइटेड कॉमा में लिखना है, कहो कविता कैसी रही। कहो के बाद भी अल्प विराम आएगा, देन कविता कैसी रही, देन प्रश्नार्थक चिन्ह है, दिखा? यस मिस। हाँ चलो, अभी आगे आगे क्या है देखो, निम्नलिखित विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए 12-15 वाक्य परिच्छेद से लिखिए। अभी ये चिन्हों के नाम मैं लिखवा देती हूँ आपको, आपको फिर लेसन में से वाक्य लेकर लिखने हैं, सेंटेंस। ओके, चिन्हों के नाम मैं लिखवा देती हूँ आपको, चलिए। एक मिनट है, दिखा बेटा, चिन्ह के नाम लिख रहे हो? हाँ हाँ चलो, पहला चिन्ह क्या है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, हाँ, दूसरा है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, हाँ, तीसरा है प्रश्नार्थक चिन्ह। हाँ, प्रश्नवाचक प्रश्नार्थक जो भी लिखना है लिखो। चौथा है अर्धविराम, अर्धविराम। फिर बाद में है स्वल्प विराम, अल्प विराम, अल्प विराम, है ना। देन उसके बाद में है विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक। हाँ, विस्मयादिबोधक। एक हरा अवतरण चिन्ह, एक हरा अवतरण चिन्ह, हाँ, एक हरा और दूसरा है दोहरा, है ना। हाँ दोहरा। हाँ, पहला है एक हरा अवतरण चिन्ह, दूसरा है दोहरा अवतरण चिन्ह। उसके बाद मेरे ख्याल से ये समाप्ति चिन्ह है ना। हाँ, समाप्ति चिन्ह है। उसका वैसे सेंटेंस में यूज करने का। हाँ, प्रश्न के लास्ट में रहेगा। लास्ट में रहता है ज्यादातर, उसका हम उपयोग नहीं करते हैं। उसके नीचे का दिया है। हाँ, फिर उसके बाद नीचे वाला क्या है? 0, ये है, ये टेक्स्ट बुक में है मिस। हाँ, लास्ट एकदम है, लास्ट में है ना। हाँ हाँ, कहाँ दिया है? एकदम पीछे क्या?
एकदम लास्ट पेज में। नंबर पे, किसी तो है, मैंने देखा है शायद। हाँ 7th पेज नंबर, 7 पेज नंबर। 7 पे दिया है। हाँ 7th पे लेसन दिए है। कंप्लीट हर लेसन के सब एंड लेसन में में लास्ट लेसन में लेसन नंबर 7। नहीं पेज मैडम, नंबर पेज नंबर 7। 7 सब लेसन के एंड सर में। लक्ष्मी के बात वाले इसमें देखो लास्ट में वो ब्लू बॉक्स में। लक्ष्मी वाले लेसन में। शब्द संसार के ऊपर। सब अच्छा, लेसन अच्छा। में मिस लास्ट में। हाँ, अच्छा अच्छा। और उसके बाद ये रिक्त स्थान सूचक है ना? डॉट डॉट है, वो किसका है? रिक्त स्थान। उसके ऊपर वाले का चिन्ह का नाम क्या है? हाँ वही वही, एक मिनट उस सही का जरा देखती हूँ। मैंने अपने उसमें ग्रामर के उसमें लिखवाया है, आपको बताऊंगी मैं। 1 मिनट। किसी के पीछे है रे बाबा, कोई लेसन्स के पीछे। ये बहुत से लेसन के अंत में है ऐसा डैश सर्कल और डैश। हाँ 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 हाँ, एक मिनट है, कहीं तो ग्रामर में है, अभी मिल नहीं रहा है। 1 मिनट। उसका ना छोड़ दो, मैं बता दूंगी आपको तो नेक्स्ट उसके लेक्चर। ऊपर हाँ, जो क्रॉस क्रॉस है वो भी कौन से सेंटेंस में यूज करेंगे? हाँ वो मैम, क्रॉस क्रॉस तो समाप्ति का सूचक है, यानी आपका लिखने का काम समाप्त हो गया, ऐसा बस ऐसा उसको क्या? सेंटेंस में कैसे यूज करने का लेकिन? नहीं नहीं, उसका कुछ नहीं यूज करना है, वो केवल आपके जानकारी के लिए। ओके, उसका यूज नहीं ओके। करना। ओके। और वो जो उसके नीचे का है ना, वो छोड़ दो, उसका नाम मैं लिखवाऊंगी आप। मैं देख लेती हूँ, मेरे उसमें मैंने जो विराम चिन्ह का ग्रामर किया है ना, उसमें सारे चिन्हों के नाम है, वो मैं बता दूंगी आपको। ओके। उसके हाँ। बाद है वो जो डॉट डॉट है, वो रिक्त स्थान, फिलिंग द ब्लैंक्स रहता है ना, उसमें वो चिन्ह आता है, हाँ रिक्त स्थान सूचक है वो। ओके। उसके बाद है कोष्टक ना। हाँ कोष्टक। हाँ, फिर उसके बाद है ऐसा, उसे बोलते हैं दीर्घ कोष्टक, यानी बड़ा कोष्टक, दीर्घ कोष्टक। उसके बाद हंस पद। हाँ, उसके बाद है त्रुटि चिन्ह। त्रुटि यानी अगर लिखते समय कुछ आपका रह जाता है तो आप ऐसा निशान लगा कर फिर ऊपर लिखते हो ना। हाँ हाँ, त्रुटि चिन्ह कहते हैं उसे, त्रुटि चिन्ह हिंदी में। और हंस उसके पद बाद, नहीं बोलते क्या? हाँ हंस पद नहीं बोलते क्या? हाँ, हंस पद भी बोलते हैं और त्रुटि भी बोलते हैं, दोनों। हाँ, और उसके बाद है वो है उपविराम चिन्ह, उपविराम। और उसके बाद लास्ट वन है, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिशत ना, प्रतिशत चिन्ह, प्रतिशत चिन्ह बोलते ओनली हैं। हाँ, वो पैसों के बाद में पर हेड लिखते का हैं। आता है यस ना 100 यस रुपीज यस, पर हेड। हाँ वही वही प्रतिशत चिन्ह, ऐसा कुछ बोलते हैं उसे, प्रतिशत चिन्ह। वो मैं आपको विराम चिन्ह का जो ग्रामर है ना मेरा, उसमें सारे चिन्ह है, किस तरह प्रयोग करना है सब लिखा है, वो मैं बता दूंगी आपको। ओके। समझा इतना? यस यस ओके ओके। तो ये सब आपको होमवर्क करना है। ओके, नहीं समझ में आया तो मुझे फिर से पूछना। और ये चिन्हों का चाहे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वापस बता दूंगी नाम। ओके, तो इतना पोर्शन लिखने का बाकी रखना। आत्मकथा नहीं लिखना है ना? यस क्या? आत्मकथा है उपयोगित लेखन। अगर बेटा अगर लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि निबंध आत्मकथा वाला आता ही है। तो किसी भी पालतू प्राणी की आत्मकथा आप लिखोगे, कुत्ते की लिखो, गाय की, बेस्ट है गाय की लिखो, अच्छे से आपका लेसन भी पढ़ चुके हो तो आप अच्छे से लिख पाओगे। ओके, और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ, तो चलिए हाँ अभी ठीक है। हाँ, तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेसन नंबर 3 देखते हैं, वारे हमदर्द।
वारे हमदर्द। ये एक व्यंगात्मक लेसन है, यानी ताना मार। वारे हमदर्द, हमदर्द यानी दुख दर्द समझने वाला, और उसमें भी क्या लिखा है, वारे। यानी यहाँ पर यह जो भाषा है, शैली है, ये कैसी है, ताने मारने वाली ने व्यंगात्मक शैली है। और इसके जो लेखक है घनश्याम अग्रवाल, उन्होंने यह हास्य व्यंग का रूप दिया है। ओके, पहले मैं थोड़ा कवि का परिचय, लेखक का परिचय दे दूंगी, फिर आपको लेसन में क्या है वो बताऊंगी, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो हमारे जो घनश्याम जी है, उनका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ था, बराबर। घनश्याम अग्रवाल जी का जन्म 1942 में महाराष्ट्र के अकोला में हुआ था। ये एक कुशल हास्य व्यंगकार के रूप में पहचाने जाते हैं। हास्य व्यंगात्कार, व्यंग, व्यंग बोले तो किसी भी बात को हंसते हंसते हुए कहना, यानी ताना लगाना, है ना। जैसे सामने वाला आपको बोलता है कि मेरे बर्थडे आएगा तब मैं तुझे पार्टी दूंगी, और जब बर्थडे होता है तब वो व्यक्ति ही गायब होता है, तो आप बोलते चल, बोल के मेरा बर्थडे था तू आया नहीं, तो आप बोलते चल झूठे, बर्थडे के दिन तू था घर पे, गायब हो गया था। यानी हंसते हंसते हुए सामने वाले को अपने मन की बात भी कह देते हैं और उसे बुरा भी नहीं लगता है। इस तरह के वो हास्य व्यंग्यकार के रूप में पहचाने जाते थे। इन्होंने हास्य व्यंग परक गद्य लेखन के साथ हास्य कविताओं की भी रचना की, यानी उन्होंने केवल पाठ यानी गद्य ही नहीं बल्कि पद्य भी लिखे, यानी सिर्फ लेसन पाठ ही नहीं बल्कि हास्यात्मक कविताएं भी लिखी हैं। अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कविताओं को प्रस्तुत करने की कला इनमें महारत हासिल थी। यानी जब भी बोलते हैं ना, आपने देखा होगा हास्यात्मक, सिंपल सी बातें, अभी आता है हास्य जत्रा, चला हवाई उड़ाए, ये जो है आते हैं, देखते हो क्या? यस। हाँ, तो देखो उसे जो व्यक्त करते हैं, जो भी कलाकार है, वो किस तरह इतनी आसानी से हमको हंसाने का काम करते, तो ऐसी महारत इनको भी हासिल थी। यानी वह मंचों पर अपने हास्य व्यंग की कविताओं प्रस्तुत करने में अति माहिर थे, यानी उन्हें वह महारत हासिल थी कि इस तरह वो सामने वाले का मन मोह लेते थे या फिर उनको हंसाने का काम करते थे। समाज में घटित घटनाओं को हास्य व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की कला में पारंगत थे। कहते हैं कि समाज में जो भी घटनाएं हैं, जो भी घटित होती, उस घटना को वह हास्य की शैली से या व्यंग्यात्मक या हास्य के ढंग से प्रस्तुत करने की जो कला थी, उसमें वो माहिर थे, पारंगत थे, यानी होशियार थे। उनके आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धार व्यंग ढालना उनकी लेखन की विशेषता थी। यानी उनके आसपास जो भी बातें, जो भी घटना घटित होती थी, उस पर वह किस तरह हास्य बनाए या किस तरह उस बात को हंसने के नजर से देखे, इस तरह का जो हुनर था वो था उनमें। यानी वो धार व्यंग्यात्मक बनाने का लेखन की उनकी एक विशेषता थी, है ना। ये बातें यहाँ हमारे घनश्याम अग्रवाल के बारे में कही जा रही है। वो बचपन से यानी जब छोटे थे तभी से उन्होंने गद्य शैली या पद्य शैली में हास्य व्यंग्यात्मक का या फिर उसे ढूंढकर उसे डालने की कला उनमें पहले से थी। यानी ये उनकी विशेषता थी कि वो उनकी हर एक कविता और पाठ में एक हास्यात्मक व्यंग्यात्मक विशेषता को दिखाने का प्रयास करते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन से थे, देखिए। हंसीधर के आईने कविता संग्रह है, अपने अपने सपने लघु कथा संग्रह। देखो जो भी है वो सारी कैसे हास्य व्यंग्यात्मक शैली में लिखी हुई रचना हमें नजर आती है। ओके, आगे देखिए। अभी गद्य में वो क्या कह रहे हैं। पहले तो ये गद्य कौन सा है, तो ये एक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध शैली है। ये क्या है, एक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है और निबंध साहित्य की लोकप्रिय विधा है। इसमें आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे व्यंग की दृष्टि से
प्रस्तुत करना लेखक की विशेषता होती है। ओके, अभी देखो प्रस्तावना में क्या है, पहले तो बता दूं कि प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में, ये एक निबंध है, ये विधा कौन सी है, पद्य की विधा कौन सी है, निबंध है। हास्य व्यंग निबंध जिसमें लेखक ने दुर्घटना के बाद से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। दुर्घटना यानी एक्सीडेंट होने के बाद की जो घटना है उसे बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किसी तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। यानी हम हमदर्दी जताते हैं तो वो भी कभी कभी सामने वाले को पीड़ादायक यानी कष्ट देने वाली बन जाती है। इसका सुंदर चित्रण इस पाठ में कवि घनश्याम जी ने प्रस्तुत किया है। ओके, वारे हमदर्द इस हास्य व्यंग निबंध के माध्यम से लेखक घनश्याम अग्रवाल कहते हैं कि अस्पताल में मरीज को मिलने जाते समय व्यक्तियों को सावधानियां बरतनी चाहिए, किंतु हमदर्दी जताने वाले लोग उनका पालन न करते हुए मरीज के लिए परेशानियां निर्माण करते हैं। ये बात इस पाठ में दर्शाई गई है। अभी देखो वारे हमदर्द, तो थोड़ा इसकी कहानी क्या है मैं बता देती हूँ बच्चों। तो वारे हमदर्द यह एक हास्य व्यंग निबंध है। इसमें लेखक ने हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ा, यानी इसमें लेखक ने बताया है कि हमदर्दी यानी हम जब अस्पताल में किसी को देखने जाते तो ये हमदर्दी जताने का काम हुआ, तो ये हमदर्दी भी कभी कभी मरीज को पीड़ादायक बन जाती यानी परेशानी करने वाली बन जाती। इसका विनोदपूर्ण ढंग से वर्णन इस पाठ में किया है। साइकिल पर सवार होकर लेखक घर की ओर बढ़ रहे थे। उसी वक्त एक बार एक समारोह से लेखक अपने घर लौट रहे थे साइकिल पर सवार होकर, और उसी साइकिल पर आते समय उसी वक्त सामने वाली गाड़ी के साथ टकराकर उनकी दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, और उसी दुर्घटना में उनकी एक टांग टूट गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अभी देखो नॉर्मल सी बात है, एक्सीडेंट होते हैं तो जो भी मरीज है उसे अस्पताल जाना ही पड़ता है, वहां उसे भर्ती करवा दिया जाता है। तो यही बात कह रहे कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेखक के साथ हुई दुर्घटना उसके संबंधी एवं हमदर्द परेशान हुए और वे एक एक करके अस्पताल में आने लगे। जैसे जैसे लेखक की दुर्घटना की बात लोगों को पता चलने लगी, जो भी सगे संबंधी फ्रेंड्स वगैरह जो भी थे वो सभी उन्हें एक एक करके अस्पताल में देखने के लिए आने लगे। उनमें अस्पताल में आने के कारण लेखक को एक से एक बढ़कर परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये जो रिश्तेदार वो सब देखने को आए, हमदर्दी जताने को आए, पर यह हमदर्दी उनको कितनी महंगी पड़ी, इस बात का इस पाठ में व्यंग्यात्मक शैली से उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है कि उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस कारण लेखक को आराम हराम हो गया। मिलने वाले बहुत देर तक अस्पताल में आकर बैठने लगे। कई लोग बस औपचारिकता निभाने के लिए, औपचारिकता जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आने लगे। लेखक के मोहल्ले में रहने वाली सोनाबाई अपने 4 बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंच गई और उन चारों बच्चों ने अस्पताल में उत्पात मचा दिया, जिससे लेखक कांप गए। उसके बाद लेखक को एक कवि महाशय मिलने को आते हैं, जो अपनी बेतुकी कविता कर करके लेखक को परेशान कर देते हैं। इस प्रकार लेखक से अपनी एक टांग टूटने का उतना दुख नहीं हुआ जितना उन्हें अस्पताल में मिलने आने वाले लोगों से होता है। अंत में थक हार कर लेखक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग तोड़नी है तो जरूर तोड़ दे, परंतु उस जगह तोड़ दे जहां मुझे कोई जान पहचान वाला नहीं हो, यानी मुझसे कोई परिचित ना हो, कोई मुझे मिलने ना आए, कोई मुझे मेरा हाल पूछने ना आए, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। इस तरह की हास्य व्यंग्यात्मक शैली से इस पाठ में लेखक ने अपनी करुणता या हमदर्दी जताने वाले की हमदर्दी का वर्णन किया है। ओके बेटा, समझा इतना? यस मिस। ओके ओके, तो चलिए एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। लेसन नंबर 3 वारे हमदर्द, और जिसके लेखक है
घनश्याम अग्रवाल। तो देखिए पहला पैराग्राफ देखिए। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि जब उस दिन यानी जिस दिन लेखक का एक्सीडेंट हुआ उस दिन की वह बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि पूंजीवादी बोले तो जो अमीर लोग होते, पैसे वाले होते ना वह, हाँ। और समाजवादी यानी समाज के जो कार्यकर्ता बोलते हैं ना वह। एक मिनट है बेटा, एक मिनट। समाज में रहने वाले लोग। हेलो Yes. हेलो, Yes. हाँ बेटा, Yes. हाँ लिखे। पूंजीवादी का मतलब है धनिक लोग, जो पैसे वाले होते हैं ना, धनिक वर्ग। पूंजीवादी का मतलब है धनिक वर्ग। और समाजवादी का मतलब है समाज का समूह होने का सिद्धांत मानने वाले, यानी समाज के नियमों को मानने वाले लोग। समाज के नियमों को मानने वाले लोग के सिद्धांतों को, है ना। सार्वजनिक, हाँ, Break सार्वजनिक हो रही है, स्वराज एवं के, हाँ, Voice क्या break. हुआ? Voice break हो रही. ओके ओके। अर्थव्यवस्था, आ रही आवाज? Yes. 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 हाँ, अर्थव्यवस्था का मतलब है इकोनॉमिक, यानी सार्वजनिक स्वराज एवं उसके आय वाय की पद्धति, यानी पैसों का लेन देन करने वाले, पैसों का लेन देन करने वाले को कहते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक। आय व्यय बोलते हैं ना, आयकर विभाग, वही सब। और भाषण यानी स्पीच, है ना। तो लेखक क्या कह रहे कि उस दिन मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। कार यानी 4 व्हीलर गाड़ी, ओके। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया। भाषण यानी कवि कह रहे कि एक दिन में धनिक वर्ग और समाज के जो नियम बनाने वाले सामाजिक लोग की अर्थव्यवस्था, यानी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक, यानी पैसे के लेन देन करने वाले लोगों की भाषण यानी स्पीच सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार भी आ रही थी, यानी हमारे लेखक महाशय साइकिल पे सवार थे और सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से, प्रभाव यानी इफेक्ट, कवि क्या कह रहे हैं कि भाषण का प्रभाव इतना था यानी इफेक्ट इतना था कि मेरी साइकिल अधिक जोश में आ गई। अधिक यानी बहुत, जोश में आना यानी एकदम पावरफुल बोलते हैं ना, जोश। हाँ, उत्साह, जोश यानी उत्साह। या फिर कार को गुस्सा अधिक आया, गुस्सा यानी क्रोध, या फिर वो सामने जो कार आ रही थी गाड़ी उसको अधिक गुस्सा आया। यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, यानी यह मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह, निश्चित बोले तो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। वो कह रहे किंतु मेरी साइकिल, तो यहाँ साइकिल को सामान्य वर्ग का दिए, यानी मध्यम वर्गीय बताई गई है, यानी मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं उसे यहाँ साइकिल का प्रतीक बताया गया।
और कार बोले तो धनिक वर्ग यानी अमीर लोग, साइकिल गरीब वर्ग और कार पूंजीवादी यानी धनिक लोगों की उपमा दी गई यानी प्रतीक बताया गया। तो कह रहे लेखक क्या कह रहे कि तो मेरी साइकिल और वो कार जब करीब आए, करीब बोले तो नजदीक आए, तो विरोधियों की तरह, विरोधी बोले तो अपोजिट की तरह एक दूसरे को घृणा, घृणा बोले तो नफरत, घृणा बोले तो नफरत, नफरत, हाँ तिरस्कार भी चलेगा, नफरत भी चलेगा, कि नजरों से यानी निगाह से देखते हुए आपस में जा भिड़े, जा भिड़े यानी जाकर टकरा गए, आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवादी के झगड़े में टांग अड़ाई। खामखा का मतलब बेफिजूल, खामखा का मतलब बेवजह, बेवजह भी चलेगा और बेफिजूल भी चलेगा। ओके, पूंजीवादी और समाजवादी के झगड़े में, झगड़ा यानी लड़ाई झगड़ा बोलते हैं ना, में टांग अड़ाई, टांग यानी पाव, अड़ाना यानी रुकावट पैदा करना, टांग अड़ाना यानी बाधा डालना, टांग अड़ाना मतलब बाधा डालना, यानी लेखक कह रहे हैं कि मैंने बेवजह ही पूंजीवादी और समाजवादी के झगड़े में खामखा अपनी टांग अड़ा दी यानी बाधा डाल दी। ओके, दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। कह रहे दुर्घटना यानी एक्सीडेंट होने के बाद भी आज भी इंसानियत यानी मानवता, फलस्वरूप हाँ हाँ सॉरी, फलस्वरूप हाँ फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई यानी आखिरकार मेरी टांग टूट गई। फलस्वरूप यानी परिणाम स्वरूप, परिणाम ये हुआ कि मेरी टांग आखिर टूट गई। फलस्वरूप का मतलब है परिणाम स्वरूप, प्रभाव का मतलब है इफेक्ट या असर, दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। दुर्घटना बोले तो एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने के बाद भी इंसानियत का मतलब है मानवता, अभी भी मानवता कायम है, कायम है यानी स्थायी है, कायम का मतलब स्थायी है। यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। एक्सीडेंट नॉर्मली बात है, जब भी कहीं एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट की आवाज सुनते ही लोग हमारी तरफ दौड़ आते हैं। तो वही लेखक कह रहे हैं कि आज भी इंसानियत लोगों में जिंदा है कि मेरा एक्सीडेंट होते ही कुछ लोग मेरी तरफ दौड़ आए। ओके बेटा, तो बस यहाँ तक ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, देन आगे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यूस करेंगे। ओके बेटा, यस मिस। ओके बेटा, चलिए बाय, टेक केयर, बाय मिस, थैंक यू। बाय बाय मिस, थैंक यू। बाय बेटा, बाय। हेलो, हेलो सर, किसका लेक्चर है बेटा अभी इसके बाद? साइंस कोमल मिस। कोमल मिस का है। ओके ओके, केशव सर, हेलो केशव सर, हेलो, बच्चों, यस मिस। हाँ बेटा, सर है कि नहीं पता नहीं चल रहा है, तो चलो बच्चों मैं लीव करती हूँ। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, बाय सर, बाय मिस। थैंक यू बाय मिस। बाय बेटा, बाय, ओके। सुनीता मैडम, हाँ बोला सर। लेक्चर मैडम।
हा झालं सर, झालं. हो हो. कोमल मिस आहे ना आता? कोमल मिस. मनी सर? हो हो कोमल मिस आहे मॅडम.